प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बढ़ती हुई क्लास में मैथिल अल्कोहल के बनाने की निर्माण विधियों का अध्ययन करेंगे। यानी मैथिल अल्कोहल के बनाने की कितनी विधियां होती हैं और इसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, मैथिल अल्कोहल के निर्माण की मुख्य रूप से दो विधि होती हैं। मैथिल अल्कोहल के निर्माण की मुख्य रूप से दो विधि हैं। पहली विधि होती है कि मैथिल जो ब्रोमाइड का नम सिल्वर ऑक्साइड, देखिए मैथिल ब्रोमाइड आपने पढ़ा है कि मैथिल से बनता है CH3 और ब्रोमाइड से बनता है Br। तो मैथिल ब्रोमाइड का नम सिल्वर ऑक्साइड को कहते हैं, याद रखना आगे, AgOH। नम सिल्वर ऑक्साइड द्वारा जल अपघटन करते हैं, यानी इसे गर्म करते हैं। तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है ये इस तरीके आकर बाहर निकल जाता है। जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये HeBr में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में मिलती है CH3OH, जिसे कहते हैं मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल। तो आपने सीखा कि मैथिल ब्रोमाइड पर जब नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब AgO, इसे कहेंगे नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड। और नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया भी किससे हुई? एथिल ब्रोमाइड पर हुई। जब एथिल ब्रोमाइड पर नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हुई तो हमें सिल्वर ब्रोमाइड और मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये बनाने की हमारी प्रथम विधि होती है। दूसरा, बहुत बार एग्जामों में आया, लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा मैथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लकड़ी के भंजन आसवन से, भंजक कहते किसे हैं? देखिए, लकड़ी का भंजक, भंजक मीन्स होता है जलाना। लकड़ी के भंजन आसवन से मैथिल अल्कोहल का जो उत्पादन है वो किस विधि से होता है? औद्योगिक रूप से होता है। किससे होता है? औद्योगिक रूप से। और याद रखना, ये जब किया जाता है जब वायु ना हो, वायु की अनुपस्थिति हो। और वायु की अनुपस्थिति में एक लोहे का रिटार्ड देखिए, ये बॉक्स दिखाया गया है जिसमें लकड़ी भरी होती है, उसमें 400 से 500 टेम्परेचर, यानी इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं। पर जैसे ही इसे गर्म करते हैं इससे कुछ गैसें निकलती हैं जो इस वाष्प से होती हुई कुछ कास्ट गैस कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? कास्ट गैस कहलाती हैं। और बाकी सभी इस द्रव्य में संघनित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे ही लकड़ी का भंजन आसवन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वायु की अनुपस्थिति ना हो, यानी वायु की प्रेजेंटेशन ना हो, यानी वायु उसमें उपस्थित ना हो। और बिना वायु की उपस्थिति में जो लोहे का रिटार्ट होता है, लोहे का एक बॉक्स होता है, उसको 400 से 500 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं। और जैसे ही हीट करते हैं तो उससे कुछ गैसें निकलती हैं, जो गैसें संघनित्र से होकर कुछ ऊपर चली जाती हैं और कुछ इस द्रव्य जल में आ जाती हैं, जिन्हें कास्ट गैस कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कास्ट गैस क्या होती हैं। तो देखिए, कास्ट गैस जो होती हैं निम्न गैसों का मिश्रण है। कास्ट गैसों में काफ़ी गैसें आती हैं, जैसे हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये सभी गैसों का मिश्रण कास्ट गैस कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछें कि कास्ट गैस कौन कौन सी गैस हैं, तो कास्ट गैस का मतलब कौन सा हुआ? हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। H2 से क्या बनता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। दूसरा मैथेन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सभी गैसों का जो मिश्रण है वो वही मिश्रण कास्ट गैस कहलाएगा। तो अगर एग्जाम देता है कि कास्ट गैस क्या है तो आप दे सकते हैं H2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कास्ट गैस कहलाता है। तो मैंने बताया जब लकड़ी का भंजन आसमन किया और उसे हीट किया, और हीट भी कितने टेम्परेचर किया, 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पर। किससे? 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया तो यहाँ से कुछ गैसें निकली जो सघनित्र से होकर ऊपर जाती हैं, जिन्हें कास्ट गैस कहते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कास्ट गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो कास्ट गैस में हाइड्रोजन गैस होती है, मैथेन गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब बाकी जो जलीय परत होती है, इसके ऊपरी वाली जो परत होती है उसे पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाइरोलिग्नियस। और इसमें कुछ काले रंग का द्रव्य पदार्थ नीचे रह जाता है, उसे तारकोल कहते हैं। अब बात आती है पाइरोलिग्नियस अम्ल क्या है। भाई जो यहाँ से कुछ गैसें ऊपर होती वो तो क्या कहलाई, कास्ट गैस कहलाई। जो जलीय द्रव के रूप में नीचे बैठ गई वो क्या चला गया, तारकोल कहलाया। और जो ऊपर तैर गई ये क्या कहलाया, पाइरोलिग्नियस अम्ल कहलाया। अब बात आती है पाइरोलिग्नियस अम्ल क्या है, तो हम संक्षिप्त में ध्यान देंगे पाइरोलिग्नियस अम्ल पर। अब ध्यान दीजिए पाइरोलिग्नियस अम्ल। पाइरोलिग्नियस अम्ल जो होता है ये, इसकी जो जलीय परत होती है, आसूत द्रव की जो ऊपरी जलीय परत होती है उसे पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें 1 से 3% यानी 1 से 3% मैथिल अल्कोहल होती है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं CH3OH होता है। 0.1 से 0.5% एसीटोन मिलती है और 8 से 10% एसिटिक अम्ल मिलती है। तो CH3OH जो होती है वो कितने परसेंट मिलती है, 1 से 3%। और CH3COCH3 जिसे एसीटोन बोलते हैं वो कितने परसेंट होती है, 0.1 से 0.5%। और बेटा 8 से 10% जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, बाकी जो बचा कुचा होता है वो शेष जल रहता है। तो इन अगर आपसे पूछे पाइरोलिग्नियस अम्ल किन किन गैसों का मिश्रण है, तो आप बताएंगे पाइरोलिग्नियस अम्ल मैथिल अल्कोहल का, एसीटोन का और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। तो देखिए जो ऊपर तैरा उसे क्या कहा गया, पाइरोलिग्नियस अम्ल कहलाया। और अब जो नीचे बैठ गया उसे कहते हैं कास्ट तारकोल। यानी आसूत द्रव के नीचे टंकी में बैठे गए काले रंग के परत को हम कास्ट तारकोल कहते हैं, जिसे तारखून बोल देते हैं, जो लकड़ी को बचाने में तथा सड़कों को बनाने में काम आता है। अब रिटार्ट में इन दोनों के अलावा जो शेष पदार्थ रह जाता है उस पदार्थ को हम कास्ट कोयला कहते हैं। तो आपने चित्र में समझ लिया कि जो सबसे पहले हमारी कास्ट गैस ऊपर गई, तो मैंने बताया कास्ट गैस किन किन तत्वों का मिश्रण है। उसके बाद सघनित्र होकर जो वाष्प की ऊपरी सतह पर जलीय परत बनी उसे हमने क्या कहा, पाइरोलिग्नियस अम्ल कहा। आप बताया पाइरोलिग्नियस अम्ल किन गैसों का मिश्रण है, तो आपको बताया मैथिल अल्कोहल का मिश्रण है, एसीटोन का मिश्रण है, एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। अब इसमें जो द्रव्य पदार्थ शेष रह गया उसे कैसे कहते हैं, उसे कास्ट तारकोल कहते हैं। क्या कहेंगे, कास्ट तारकोल। और जो बाकी शेष पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहेंगे, कास्ट कोयला कह लेंगे। अब पाइरोलिग्नियस अम्ल में जो ये 3 पदार्थ होते हैं इनको कैसे कैसे अलग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बार मिला है। तो देखिए सबसे पहले हम पाइरोलिग्नियस अम्ल जो होता है हमारा, पाइरोलिग्नियस अम्ल, लिग्नियस अम्ल, इसको जो तांबा होता है, आप जानते होंगे जो तांबे होते हैं, तांबों की भरी ही एक टंकी में, ठीक है, जो तांबे के फ्लास्क में लेकर, तांबे के फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क तो जानते होंगे, एक कांच की ऐसी प्रणाली होती है, तो उसमें लेकर आसूत करते हैं। क्या करते हैं, आसूत, यानी हीट, थोड़ा सा आसूत करते हैं। किसे किया हमने, पाइरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के फ्लास्क में आसूत किया।
जैसे ही आयुष आसूत करेंगे तो वाष्प को उबलते हुए, जो इसकी भाप होती है, जो वाष्प होती है, उस वाष्प को उबलते हुए चूने में प्रवाहित करते हैं। किस में प्रवाहित करेंगे? चूने में, चूने के जल में, चूने के जल में प्रवाहित करते हैं। इसके प्रवाहित करने से होता क्या है? तो देखिए, आपने समझा कि पायरोलिग्नियस अम्ल है, उस पायरोलिग्नियस अम्ल को हम कहाँ ले गए? तांबे के फ्लास्क में आसूत किया। जब तांबे के फ्लास्क में आसूत किया तो जो उसकी वाष्प बनी, उस वाष्प को उबलते हुए चूने के जल में प्रवाहित किया। किसकी वाष्प को? जो इसमें फ्लास्क था उसमें। अब पायरोलिग्नियस अम्ल में तो 3 चीज़ थी, एक मैथिल अल्कोहल थी, एक एसीटोन थी और एक एसिटिक अम्ल था। ये 3 चीज़ थी। इन तीनों चीज़ों को हम तांबे के फ्लास्क में आस्वित किया। जब तांबे के फ्लास्क में हमने आस्वित किया और वाष्प को उबलते हुए चूने के फ्लास्क में प्रवाहित, तो जैसे ही उबलते हुए चूने के प्रवाहित किया, वैसे ही जो एसिटिक अम्ल है, क्या? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तुरंत उसमें एसिटिक अम्ल वो चूने के पानी के साथ क्रिया करेगा। किसके? चूने के पानी के साथ। अब जैसे ही चूने के पानी के साथ क्रिया करता है, तुरंत वो किस में बदल जाता है? कैल्शियम एसीटेट में बदलता है। कैल्शियम एसीटेट में बदल जाता है। कैल्शियम। अब देखिए, क्रिया देखते हैं और साथ में देता है जल। तो देखिए, एसिटिक अम्ल जानते हैं CH3COH होता है, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसके साथ देखिए OH के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये कैल्शियम एसीटेट देता है। यानी कि H और OH मिलाकर तो ये जल के रूप में अलग हो जाता है भाई। OH और H मिलाकर तो जल के रूप में हो जाता है। बाकी CH3COO का होल ट्वाइस Ca देता है। ये 2 यहाँ नहीं है। CH3CO का होल ट्वाइस Ca देता है, जिसे हमें कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। और साथ में क्या दिया? जल दिया। अब देखिए, 3 चीज़ हमने पायरोलिग्नियस में पढ़ी। एक तो पढ़ी मैथिल अल्कोहल, दूसरी पढ़ी एसिटिक अम्ल, तीसरी पढ़ी एसीटोन। उसमें से जो एसिटिक अम्ल था वो किस में बदलता? कैल्शियम एसीटेट में बदल गया। बाकी क्या बचा? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, और दूसरा बचा एसीटोन। क्योंकि 3 थे, उसमें से एक किस में बदल गया? कैल्शियम एसीटेट में बदल गया। और बाकी साथ में क्या रह गया? तथा जल। 3 चीज़ ये रह गई कि वाष्प सघनित्र में द्रवीभूत हो जाती है। द्रवीभूत, द्रवीभूत का मतलब है द्रव के रूप में उड़ जाती है, हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो द्रव के रूप में उड़ जाती है, द्रवीभूत हो जाती है। क्लियर हुआ? जब द्रवीभूत ये हो जाती है और ये होकर कहाँ एकत्रित होती है? ग्राही में एकत्रित हो जाती है। ग्राही में एकत्रित हो जाती है। वहाँ से किस में एकत्रित होगी? ग्राही में एकत्रित। इस प्रकार प्राप्त द्रव में, इस प्रकार प्राप्त द्रव में 2 चीज़ें होती हैं, मैथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल व एसीटोन
तथा जल का मिश्रण होता है। जल का मिश्रण होता है, इन चीज़ों का मिश्रण होता है। इनका सभी का मिश्रण हो गया। तब क्या करते हैं, इसका प्रभाजी आसवन कराते हैं। तब इनका प्रभाजी आसवन कराते हैं। प्रभाजी आसवन कराते हैं। और प्रभाजी आसवन के करने से मैथिल अल्कोहल अलग हो जाती है, जो उसमें 70 से 80% मैथिल अल्कोहल होती है, जिसे शुद्धिकरण माना जाता है। और जो एसीटोन बताई थी ये अलग हो जाती है। अतः प्रभाजी आसवन करने से कराने पर मैथिल अल्कोहल पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है, जो 70 से 80% शुद्ध होती है। तो इस प्रकार भाई हम पायरोलिग्नस अम्ल से मैथिल अल्कोहल प्राप्त